विशेषज्ञ समिति ने सीएम धामी को सौंपी मसौदा रिपोर्ट। 30 बैठकों में राय शुमारी के बाद तैयार हुआ ड्राफ्ट। कल कैबिनेट बैठक में होगी चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्रियों के साथ जाएंगे अयोध्या। सभी विधायकों के साथ सीएम धामी करेंगे भगवान श्री रामलला के दर्शन। फरवरी के अंतिम हफ्ते में आ सकता है प्रदेश का बजट। गैरसैंण में होगा सत्र। सीएम धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हितधारकों के ले चुके हैं सुझाव। उत्तराखंड की झोली में गिरेंगे 4,645 करोड़। फ्लैगशिप योजनाओं से प्रदेश को होगा लाभ। पूंजीगत मद के बजट में बड़ी वृद्धि से भी फायदे के आसार। उत्तराखंड में लगेंगे पर्यटन को पंख। आज पिथौरागढ़ से उड़ेगा विमान। मुनस्यारी चंपावत पहुंचना होगा आसान। केदारनाथ में जमी मोटी बर्फ। पहाड़ों ने भी उड़ी सफेद चादर। सड़कें जाम। देहरादून में झमाझम बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर, जहां उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस ड्राफ्ट को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार की गठित यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि शनिवार को होने वाली पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन धामी सरकार इतिहास रच सकती है। विधानसभा से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनता से किए वादे को राज्य सरकार पूरा करेगी और जल्द यूसीसी को राज्य में लागू किया जाएगा। नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाएंगी जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी, माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजातीय समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार जाने गए।
भारत में समान नागरिक संहिता हाल ही में एक व्यापक रूप से बहस का विषय है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा को बढ़ावा देने के लिए यूसीसी बनाने की मांग के लिए 2019 में पहली याचिका दायर की गई थी। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों का साथ, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। राष्ट्रीय नागरिक संहिता के अनुसार समान व्यवहार किया जाएगा, जो सभी पर समान रूप से लागू होगा। वे विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। यह इस आधार पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। और क्या क्या प्रावधान है नागरिक संहिता में, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से। समान नागरिक संहिता एक देश एक नियम के अनुरूप है। इसे सभी धार्मिक समुदायों पर लागू किया जाना है। समान नागरिक संहिता शब्द का भारतीय संविधान में है उल्लेख। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से मेल खाता है। इसमें कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के यूसीसी लागू करेगा। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है। ये सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत के लिए लागू होता है। इसमें बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। अलग पंथों के लिए अलग सिविल कानून न होना समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। ये किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है। सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होना। विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करना सत्तारूढ़ बीजेपी के विवादास्पद वादों में से एक है। यह भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह शरिया और धार्मिक रीति रिवाजों की रक्षा में भारत के समूहों द्वारा विवादित बना है। राजनीतिक वामपंथी मुस्लिम समूहों, रूढ़िवादी धार्मिक समूहों, संप्रदायों द्वारा विवादित। अभी व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानून से अलग अलग है। संविधान का अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि वह समान कानून लागू करे। राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान कानून को लागू करें। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 7 के अनुच्छेद 44 में है। इसमें नीति निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार के विचार जानने की पहल कर चुका है। यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलने के बाद राज्य में अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार से मांग की है कि यूसीसी का ड्राफ्ट जल्द से जल्द विपक्षियों को भी उपलब्ध कराया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि वैसे तो यूसीसी केंद्र का मुद्दा है, राज्य के इसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इस राज्य में लागू करने की तैयारी कर रही है। वहीं करण मोहरा ने कहा कि यदि यूसीसी में किसी के अधिकारों का हनन नहीं हुआ तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। यदि किसी के अधिकारों का हनन हुआ है तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध भी करेगी। आज यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी समय रहते हुए कल तक उसे सभी
पक्ष और सत्ता के विधायकों तक पहुंचवा देंगे और विपक्षी दलों को भी उसको पहुंचवाएंगे, पत्रकार और बुद्धिजीवी तक उसको पहुंचाएंगे, ताकि प्रदेश में इस महत्वपूर्ण बिल पर सार्थक बहस हो सके। वैसे ये यूसीसी जो है केंद्र का मसौदा है, ये राज्य से इसका लेना देना नहीं। अगर उत्तराखंड में लागू हुआ और बगल में हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ तो ऐसे मसौदे का कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ हमारी कुछ चिंताएं हैं। हम जानना चाहते थे इस ड्राफ्ट में SC, ST, OBC, हमारे माइनॉरिटी, हमारे जो थारू बुक्सा जनजाति के लोग हैं, हमारे जो जौनसार के लोग हैं, भूटिया जनजाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके अधिकारों में इसका कितना अतिक्रमण हो रहा है। बागेश्वर जिले में शाम से ही मौसम ने करवट ले ली है। जिले के कपकोट तहसील के पिंडर घाटी के ऊंचाई वाले स्थानों में हिमपात हो रहा है, वहीं निचले इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही हिमपात से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग हीटर, अलाव आदि का उपयोग कर रहे हैं। बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। कपकोट तहसील में 3000 मीटर की ऊंचाई पर चिल्ठा मंदिर जाने के साथ ही जातोली, पंखुआ, फुरकिया और पिंडारी 0 पॉइंट में सुबह से हिमपात हो रहा है। वहीं जिला आपदा अधिकारी शिखा सोयाल ने बताया कि मौसम विभाग ने पूर्व में चेतावनी जारी की थी। जिले में सभी तहसीलों में बारिश हो रही है। तहसील कपकोट में उच्च हिमालयी गांवों में हिमपात के समाचार मिले हैं। उन्होंने बताया कि मौसम को देखते हुए सभी विभागों को अलर्ट रखा गया है। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बसे गांवों में मार्च तक राशन पहले ही पहुंचा दिया गया है। हो रही थी, इससे तो बड़ा दुख लगता था, लेकिन अभी जो फैसला दिया है, इससे फैसला से हम लोग बहुत खुश है, बहुत आनंद हम लोगों को है। जाए फैसला में हमारा पक्ष में फैसला आया है। ये इसमें जो पूजा अर्चना करने के लिए जो आज से प्रयत्न किया जाएगा, आज से मतलब ये होगा, ये पूजा के लिए जो व्यवस्था करेंगे, तो बहुत खुशी है हम लोग में। बहुत ही ज़्यादा खुशी है। हम आर्य समाज को बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि जो 30 साल है एकदम जायज़ चीज़ है, जिसमें कोर्ट ने मतलब वो कर दिया था कि वहाँ पे हम पूजा नहीं कर सकते। कोई दूसरे संप्रदाय के जो धर्म के लोग हैं उन लोगों ने बैंड कर रखा था, उसमें घेर रखा था और अपना धोला हुआ पानी उसमें डालते थे। बताओ, हमारे शिव जी के उसमें, जिसको हम अपना आराध्य समझते हैं। लेकिन आज जब ये कोर्ट का फैसला आया है, इससे हमारे हिंदू समाज में एक खुशी की लहर फैल गई है और बहुत बड़ा खुशी है हम लोगों के लिए। बनारस में जो मंदिर था उसको शिव जी का पूजा 30 साल से पूजा नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें जो कोर्ट का फैसला आया है, उस कोर्ट के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगी कि इससे हम सनातन धर्म में जो हमारा मंदिर बंद था उसको हम पूजा करने का निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए मैं कोर्ट को बधाई देता हूँ और हमारे हिंदू सनातन धर्म को भी बधाई देता हूँ कि उनको सौभाग्य है कि उन पर पूजा कर सकते हैं हम लोग। धन्यवाद। मैं यही समझता हूँ कि आज जो सनातन धर्म का जो पतन था, आज उत्थान के ओर जा रहे हैं, तो ये जो ज्ञानपापी मंदिर है, ये सनातन धर्म का सबसे मेरुदंड था, रीढ़ की हड्डी था। आज जो हम लोगों को जो वापस मिल रहा है, ये सनातन धर्म के लिए जो ऊर्जा, सब सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जिसे हम लोग को आज हिंदू धर्म का जगह हम जो सनातन धर्म हम बोलते हैं, इसलिए आज ये धर्म का जो ऊर्जा जो मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ और बहुत शांत। ज्ञानवापी मंदिर के फैसले आने की खुशी में सनातन धर्म में काफी खुशी है। जगह जगह पूजा पाठ की जा रही है। वहीं गदरपुर, दिनेशपुर क्षेत्र के लोगों में भी खुशी की लहर है। महिला पुरुष सभी लोग माननीय न्यायालय का हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। बता दें कि 30 वर्षों से बनारस के ज्ञानवापी मंदिर में ताला लगा हुआ था। ज्ञानवापी में शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए मना कर दिया गया था। इसी को लेकर हिंदू समाज ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां बनारस जिला कोर्ट में फैसला आ गया है। वहां के पुजारी को आदेश दिया गया कि आप लोग पूजा कर सकते हैं। इसी खुशी में गदरपुर, दिनेशपुर क्षेत्र के लोग अपने आराध्य की पूजा पाठ कर रहे हैं और कोर्ट का हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। तो वहीं बता दें कि जब केंद्र सरकार के अंतरिम बजट की जमकर सराहना की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उन्होंने कहा कि देश के समावेशी विकास के साथ नए भारत का निर्माण ये बजट करेगा। इस बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए प्रावधान भी किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वस्पर्शी बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने में सहायक सिद्ध होगा। वो भारत के नए भारत की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं
और ठीक प्रकार से देश का नियोजन हो रहा है, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2047 तक जो भारत को विकसित भारत का जो संकल्प रखा गया है, वह संकल्प की सिद्धि के लिए इस बजट में साफ दिखाई देता है कि बजट उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक प्रकार से उसका नियोजन हो रहा है। भारत विश्व में एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। जहां आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी है, वहीं अगले 3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यह बजट एक तरह से सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है। इसमें युवा, महिला, गरीब, किसान, हर वर्ग को छुआ है। हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ इस बजट में राहत देने का काम, उनके उन्नयन का काम, उत्थान का काम इसमें इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क देहरादून में लेखा परीक्षा विभाग, रजिस्ट्रार चिट्स फर्म्स एवं सोसाइटी और अर्थ एवं संख्या के नवनिर्मित एकीकृत भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का निर्माण ब्रिटकुल द्वारा कुल 29.76 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ने तीनों विभागों को अपना भवन मिलने पर विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सबके प्रयासों से यह भवन जल्द बनकर तैयार हुआ है। विभागों को अपना भवन मिलने से कार्यों के संचालन में आ रही कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण राज्य सरकार का मूल मंत्र है। 3 विभाग एक ही भवन पर संचालित होने से लोगों को आसानी होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि तीनों विभागों को अपना भवन मिलने से विभागों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। कहा कि यहां पर आने वाले आगंतुकों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी होने से लोगों में खुशी का माहौल है। सुबह के समय हल्की बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं मसूरी के आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुरासखांडा, सुवाखोली, सुरकंडा देवी, धनौल्टी, नाग तिब्बा आदि जगहों में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे लोगों के साथ ही सैलानियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी में लंबे इंतजार के बाद आखिर बर्फ पड़ ही गई। हालांकि देर रात तक बारिश के बाद ओले पड़े व सुबह 5 बजे बर्फबारी शुरू हुई, लेकिन वो करीब आधे घंटे तक चली, जिसके कारण मसूरी का लढौर व लाल टिब्बा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया, जिसे देख लोगों के चेहरे खिल गए। दोपहर में एक बार फिर हिमपात शुरू हो गया और पूरी मसूरी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में पिछले 4 महीने से ज्यादा समय तक बारिश न होने व कड़ाके की सूखी सर्दी पड़ने से लोग बीमार हो रहे थे। मसूरी में सीजन की पहली हल्की बर्फबारी होने से भी मसूरी वासियों में खुशी की लहर है। लोग मसूरी में काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं सुबह बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा अगले 2 दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना भी जताई गई थी, वो सच साबित हुई, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट है। वहीं बर्फबारी होने से स्थानीय व्यवसायियों को अच्छे कारोबार की भी उम्मीद जगी है, क्योंकि बर्फबारी देखने मसूरी में काफी पर्यटक पहुँचते हैं। वहीं बारिश न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को नुकसान हो रहा था, लेकिन पिछले दिन अचानक मौसम खराब होने के बाद रात को ओले पड़े और उसके बाद सुबह के समय हल्की बर्फबारी होने से लढौर और लाल टिब्बा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। हालांकि बर्फ करीब 1 इंच तक पड़ी। उसके बाद मौसम खुल गया, लेकिन दोबारा बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई, जिससे लगता है कि अभी और बर्फबारी हो सकती है।
देखते ही देखते दोबारा एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई, जिसका पर्यटकों ने जमकर आनंद लिया। वहीं दूसरी ओर नागटिब्बा, सुरकंडा देवी मंदिर, बुरासखंडा और धनौल्टी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फ पड़ने का पता लगने पर बड़ी संख्या में पर्यटकों ने मसूरी का रुख कर लिया है। वह धनौल्टी, बुरांसखंडा जाकर बर्फ का आनंद ले रहे हैं। जहां एक तरफ बर्फबारी होने से स्थानीय बागवानों को भी राहत मिली है। चक्राता में हुई बर्फबारी के चलते 3 इंच तक सड़क जम गई। त्यूड़ी में भी सुबह से झमाझम बारिश हुई। सहाया और कालसी क्षेत्र में दिन भर बादल छाए रहे। हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम सर्द हो गया। चार धाम सहित हर्षिल और टिहरी के सुरकंडा क्षेत्र में बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल गए। चक्राता और सुरकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। वहीं केदारनाथ में बर्फबारी के बाद 1 फीट तक बर्फ जम गई है। के न्यूज इंडिया के लिए उपेंद्र लेखबार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के विवादित बयानों के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। दरअसल पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मूल निवास और भू कानून की मांग करने वालों को माओवादी कहा था, जिसके बाद उनके इस बयान की जमकर निंदा की गई। वहीं अब ताजा विवाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के विवादित बयान के बाद शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश प्रभारी ने विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए विवादित बयान दिया है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। वहीं कांग्रेसियों ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान की जमकर निंदा करते हुए प्रदेश भर में दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला दहन किया, साथ ही प्रदेश प्रभारी से माफी मांगने की मांग की। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा नेताओं के बयानों की जमकर निंदा करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का बचाव करते हुए कांग्रेस के नेताओं पर दुष्यंत गौतम के बयान को एक उदाहरण मात्र बताते हुए विपक्षी दलों के नेताओं को गलत तरीके से बयान न देने की सलाह दी है। देवभूमि उत्तराखंड में भाजपा के नेताओं के विवादित बयान पर सियासी विवाद छिड़ गया है। दरअसल भाजपा के प्रदेश मंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने विपक्षी दलों के गठबंधन के खिलाफ विवादित बयान दिया है, जिसका कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला दहन करते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए विवादित बयान दिया है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। वहीं कांग्रेसियों ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान की जमकर निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश भर में दुष्यंत कुमार का पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा नेताओं के बयानों की जमकर निंदा करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार का बचाव करते हुए कांग्रेस के नेताओं पर दुष्यंत गौतम के बयान को एक उदाहरण मात्र बताते हुए विपक्षी दलों के नेताओं को गलत तरीके से बयान न लेने की सलाह दी है। उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन भाव अगर समझेंगे तो उसने उनको समझाया कि ये गठबंधन जो है, जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे भेजने का काम। ये इंडी गठबंधन है। निश्चित ही मुझे कभी कभी लगता है कि हिटलर का रक्त बीज पूरे भारत में फैल गया है कुछ वर्षों में। उनके अध्यक्ष कहते हैं कि जो भू कानून की बात कर रहे हैं, मूल निवास की बात कर रहे हैं, वो माओवादी हैं। उनके गौतम साहब कहते हैं कि साहब एनडीए गठबंधन के नेता लोग जो हैं वो कुत्ते हैं, और कुत्ता बड़ा वफादार होता है और पवित्र भी होता है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन बीजेपी इसको नहीं समझ सकती, क्योंकि वफादार व्यक्ति ही वफादारी की कीमत समझता है। और जिन लोगों ने भारत माता के संग गद्दारी की हो, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संग गद्दारी की हो, इनकी गवाहियों में कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जेलें हुई, जिसके उदाहरण हिस्ट्री में तमाम भरे पड़े हैं। जिनके नेता नाथूराम गोडसे की जो महात्मा गांधी का हत्यारा था उसकी जय कहते हो, ऐसी पार्टी के लोगों से और उम्मीद भी हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे बीजेपी क्योंकि राम राम कहती है, उनको इतना पता होना चाहिए कि जब पांडव युद्ध के बाद स्वर्ग को जा रहे थे तो 4 पांडव नहीं जा पाए, केवल युधिष्ठिर स्वर्ग की सीढ़ियां पूरी कर पाए थे, और उनके संग उस समय
कुत्ता ही था। कुत्ता पवित्र होता है इसलिए वहाँ पहुँचा और कुत्ता वफादार होता है इसलिए वहाँ पहुँचा, लेकिन जो खुद गद्दार हैं उनसे वफादारी की बात नहीं की जा सकती। बात तो भाई साहब का जो बयान था कल का, वो एक उदाहरण के रूप में था और कांग्रेस के या एनडीए के लोगों ने के लिए एक उदाहरण पेश उन्होंने किया था कि आपस में तो लड़ते रहते हैं और जब कोई इनको पकड़ने आता है तो फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं। एक पक्ष था जिस पक्ष को दूसरे रूप में लेने की आवश्यकता नहीं, बस चोर की दाढ़ी में तिनका। वो कहते भाई हम ऐसा नहीं करते हैं, ना हम आपस में लड़ते हैं, सीधी बात बोलनी चाहिए। हम उस श्रेणी के लोग नहीं जिसका चर्चा दुष्यंत जी ने की है। आप खुद ही मान रहे हैं तो मैं उसमें क्या उत्तर दूं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर आंदोलन करने वालों को माओवादी कहा था, जिसके बाद उनके इस बयान की जमकर निंदा हुई। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी और भू कानून के लिए लड़ रहे हैं। लाखों मूल निवासियों का अपमान किया है उन्होंने। राज्य आंदोलन के दौरान भी इनकी पार्टी के नेताओं ने यहाँ की जनता को अलगाववादी कहा था। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने एक बयान दिया है कि उत्तराखंड की जनता माओवादी है। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो माओवादी हैं तो आप साबित कीजिए। कौन ऐसा आदमी है उत्तराखंड का जिसने इस आंदोलन में हथियार उठाया हो, विद्रोह किया हो हथियार उठाकर? ऐसा तो हमें कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन आप यहाँ की जनता का अपमान कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इस आंदोलन में लाखों हजारों लोग शामिल हैं, वो माओवादी कैसे हो सकते हैं? और हमने उनको बहस की खुली चुनौती दी है। आप 4 फरवरी को ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में आइए और साबित कीजिए कि यहाँ के लोग मूल निवासी जो हैं वो माओवादी हैं, और मूल निवास और भू कानून पे अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। हमने वहाँ पे मंच लगा रहे हैं वहाँ पे मंच, और वहाँ पे आप आइए, अपनी बात को रखिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के विवादित बयानों के बाद राज्य में सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट के बाद अब ताजा विवाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के विवादित बयान के बाद शुरू हो गया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों भाजपा के नेता एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं? क्या भाजपा के नेताओं में सत्ता का अहंकार आ गया है? सवाल ये भी है कि आखिर कब राज्य में विवादित बयानों पर गरमाई सियासत कब थमेगी? के न्यूज़ के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।